Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students of 9th class, hope you are fine. जी हमने बच्चों शुरू किया हुआ है न्यूट्रिएंट्स का टॉपिक और इसमें हम प्लांट्स के हवाले से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को बारी बारी स्टडी कर रहे हैं और इसमें हमने ये देखा कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी प्लांट्स को रिक्वायरमेंट है और वो एलिमेंट्स क्या क्या रोल प्ले करते हैं for the development and growth in plants and for the proper functioning of different procedures in plants. तो आज हम fertilizers पे बात करेंगे. Okay, fertilizer, you know, it's a substance which when added in the soil it increases the yield and the betterment of the production and development for the plants. So as humans cultivated plants, it was learned that addition of certain materials to soil sometimes resulted in plants with desirable characteristics. ठीक है, तो ये बात मालूम हुई कि अगर हम कुछ मटेरियल्स ऐड करें सॉइल में तो प्लांट्स के अंदर हमें डिज़ायरेबल रिजल्ट मिलेगा, यानी जो हम चाहते हैं हमें वो मिलेगा. फॉर एग्जांपल मोर फ्रूट, फास्टर ग्रोथ, मोर अट्रैक्टिव फ्लावर्स. ठीक है, तो ये कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जो एक प्लांट के हवाले से हम चाहते हैं. सम मटेरियल्स वर नेम्ड, सच मटेरियल्स वर नेम्ड एज फर्टिलाइजर्स. ओके, इनको जो है फर्टिलाइजर्स का यानी कि खादों का नाम दिया गया. फर्टिलाइजर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. यू नो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो फर्टिलाइजर्स की भी इसी लिहाज से दो क्लासिफिकेशंस हैं. नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इंक्लूड rock phosphate, elemental sulfur and gypsum. ठीक है, तो ये नेचुरली अकरिंग फर्टिलाइजर्स हैं. दीज आर नॉट केमिकली मॉडिफाइड. ठीक है, इनमें कोई केमिकली जो है मॉडिफिकेशन नहीं है, ये नेचुरली पाई जाती हैं. इफ नाइट्रोजन इज द मेन एलिमेंट दे आर कॉल्ड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स. ठीक है, और अगर नाइट्रोजन मेन कंपोनेंट हो फर्टिलाइजर का तो फिर इनको हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स कहते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स को बनाने के लिए और प्लांट्स की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर सबसे ज़्यादा प्रेफर की जाती हैं. मोस्ट इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स डिसॉल्व रेडिली इन वाटर एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट्स फॉर अपटेक. ठीक है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की बता रहे हैं बात कि वो डिसॉल्व हो जाती हैं वाटर में और उनकी डिसॉल्व होने की जो खसूसियत है इसी वजह से ये प्रेफर भी की जाती हैं. ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल मटेरियल्स. ठीक है, प्लांट्स और एनिमल मटेरियल्स ही में से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को ऑब्टेन किया जाता है. दे आर मोर कम्प्लेक्स एंड टेक टाइम टू बी ब्रोकन डाउन इनटू फॉर्म्स यूजेबल बाय प्लांट्स. तो चूँकि ये कम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं और इनको टाइम लगता है टूटने में और उसके बाद ये यूजेबल बनते हैं प्लांट्स के लिए. Manure and compost are used as organic fertilizers. तो मैन्योर जो है ये गोबर वगैरह को कहा जाता है. कंपोस्ट जो है गोबर के साथ अगर कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे सब्जियों के छिलके वगैरह और इस किस्म की जो चीज़ें हैं ये अगर ऐड कर दी जाए तो कंपोस्ट कहते हैं. तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं. ठीक है, और पुराने वक्तों में आप सुनते होंगे शायद अपने बड़ों से कि यही जो है चीज़ें खाद के तौर पे इस्तेमाल होती थी जब खादों के हवाले से इंडस्ट्री मौजूद नहीं थी, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स नहीं बनती थी, तो उस वक्त खेतों के अंदर भी ठीक है और प्लांट्स की कल्टीवेशन के लिए भी लोग यही यूज़ करते थे. दे कैन आल्सो इंक्रीज द सॉइल ड्रेनेज, एयरेशन एंड द एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू होल्ड न्यूट्रिएंट्स. तो ये मज़ीद उसके जो हैं वो फ़ायदे बताए जा रहे हैं कि सॉइल में जो ज़मीन के अंदर जो पानी को निकासी का इंतज़ाम है सॉइल का वो बेहतर बनाती हैं. फिर एरेशन यानी कि ज़मीन के अंदर गैसेस को अब्जॉर्ब करने की जो सलाहियत है उसको बेहतर बनाती हैं. एंड द एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू होल्ड न्यूट्रिएंट्स, और इसके अलावा सॉइल की इस एबिलिटी को कि वो न्यूट्रिएंट्स को अपने पास संभाल सके इसमें भी इजाफा करती हैं. ठीक है, तो ये बेसिकली मज़ीद इसके एडवांटेजेस लिखे हैं फर्टिलाइज़र्स के. तो स्टूडेंट्स यहाँ तक तो बात हो गई है फर्टिलाइज़र्स पे, फिर उनकी टाइप्स पे और फिर उनके एडवांटेजेस पे. अब हम कुछ हैज़र्ड्स जो कुछ ख़तरात हैं एनवायरनमेंट को
आज के दौर के फर्टिलाइजर्स के एक्सेसिव यूज़ की वजह से उसको भी स्टडी करेंगे। द मैसिव क्वांटिटीज ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स अफेक्ट द सॉइल न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, अगर हम मैसिव क्वांटिटीज में यानी बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को तो ये सॉइल में न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी को कम कर देंगी। देयर हाई सॉल्युबिलिटीज आल्सो डिग्रेड इकोसिस्टम्स थ्रू यूट्रिफिकेशन, और इनके अंदर जो सॉल्युबिलिटी की हाई क्वालिटी है उसकी वजह से ये क्या होगा, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है वो इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। और वो किस तरह बनेंगे कि वो वाटर के थ्रू, जब वो वाटर जो है वो अपने वाटर स्टोरेजेस के अंदर जाएगा तो वो वाटर जो है वो लेक्स को, रिवर्स को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वाला बनाएगा। ठीक है, तो ये एक इम्बैलेंस बन जाएगा सिस्टम के अंदर। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस का यूट्रोफिकेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि केमिकल न्यूट्रिएंट्स का इकोसिस्टम में बढ़ जाना। स्टोरेज एंड एप्लीकेशन ऑफ सम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स में कॉज एमिशंस ऑफ द ग्रीन हाउस गैस नाइट्रस ऑक्साइड। इसी तरह से जो है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो हैं जब उनको हम यूज़ करते हैं तो वो एक ग्रीन हाउस गैस जो कि नाइट्रस ऑक्साइड है। ग्रीन हाउस क्या होता है, बेसिकली इसका ताल्लुक ज़मीन के ऊपर जो टेम्परेचर बढ़ रहा है और कंट्रोल नहीं हो पा रहा उससे है, और इसकी डिटेल्स आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें एक गैस है नाइट्रस ऑक्साइड जो कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स के थ्रू जो है ये बन सकती है। ठीक है, इस तरह से अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस में बी एमिटेड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, और अमोनिया गैस जो कि नाइट्रोजन से बनती है ये भी बन सकती है। ठीक है, दिस एक्स्ट्रा अमोनिया कैन आल्सो इंक्रीज सॉइल एसिडिटी। तो ये जो एक्स्ट्रा अमोनिया प्रिपेयर हो रही है ये सॉइल एसिडिटी, ज़मीन की तेजाबियत में बढ़ने का जरिया बन सकती हैं। एक्सेसिव नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स कैन लीड टू पेस्ट प्रॉब्लम्स बाय इंक्रीजिंग देयर रिप्रोडक्शन रेट। ऐसे ही वबा पैदा करने वाले जो जानदार हैं पेस्ट, वो भी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स के थ्रू उनका भी रिप्रोडक्शन रेट बढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि उनके लिए भी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, इसके अलावा फॉर दीज रीजंस it is recommended that the nutrient content of the soil and nutrients requirements of the crop should be calculated, ठीक है, before the application of inorganic fertilizers। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमारा गवर्नमेंट का बेसिकली इंस्टीट्यूट्स भी हैं इस हवाले से, इदारे काम कर रहे हैं जो सॉइल पे रिसर्च करते रहते हैं और सॉइल के हवाले से वो टेस्ट करके बताते रहते हैं, रिकमेंड करते रहते हैं कि कौन सी न्यूट्रिएंट यहाँ पे लेक करती है इस सॉइल में और वो कितनी क्वांटिटी में यहाँ पे देनी ज़रूरी है। ठीक है, तो कैलकुलेटेड अमाउंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कैलकुलेटेड अमाउंट में जो है न्यूट्रिएंट्स यानी कि फर्टिलाइजर्स को ऐड किया जाए। ठीक है, एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कॉज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ठीक है, ऊपर बात हो रही थी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का भी प्रॉब्लम सामने आ रहा है कि नाइट्रेट लीचिंग की वजह से, ठीक है, जो सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो जब चले जाते हैं वाटर सोर्सेज में तो वो भी वहाँ पे पोल्यूशन का सोर्स बनते हैं। ठीक है, इस तरह से इफ यू सप्लाई, यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, तो नीचे ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, कि इफ यू सप्लाई इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर टू अ प्लांट विच वन वुड बी फर्स्ट अवेलेबल टू द प्लांट फॉर अपटेक। ठीक है, तो प्लांट को सबसे पहले कौन सी जो है वो फर्टिलाइजर अवेलेबल होगी। ठीक है, यानी अगर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को इकट्ठा दिया गया प्लांट को तो कौन सी फर्टिलाइजर पहले प्लांट को मिलेगी। तो आप सोचें, कॉमन सेंस की बात है, जो ज्यादा जल्दी डिसॉल्व होगी वाटर में वही ऊपर जाएगी पहले। तो इसका आंसर उन्होंने लिखा हुआ है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा आज का लेसन कंप्लीट हुआ। आज के लेसन हमने फर्टिलाइजर्स को डिफाइन किया और फिर उसके कुछ जो हैं हमने एडवांटेजेस देखे कि सॉइल की जो एबिलिटीज़ हैं उसमें वो इंक्रीज करने का, और फिर प्लांट्स के अंदर जो कुछ एबिलिटीज़ हैं उन करेक्टरिस्टिक्स है, डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको डेवलप करने का सोर्स है। लेकिन इसके हमने नुकसानात भी देखें कि एनवायरनमेंट के अंदर ये किस तरह से, खासतौर पर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स हैं वो किस तरह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का सोर्स बन सकती हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट टॉपिक है और आपने इस पर पूरा नोट प्रिपेयर करना है फर्टिलाइजर्स के ऊपर।